हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके केस सिनेरियो जीएसटी का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पेज 144 पे आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। आइए लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन टू दैट। मिस रिया एक मल्टी फेसेटेड बिजनेस पर्सनैलिटी है। शी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फ्रॉम अप्रैल दिस ईयर। इस साल वो अप्रैल से जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ये बात क्लियर कर रहा है कि शी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ। ठीक बात है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? शी सप्लाइड अ पैकेज, मतलब अब कहानी चालू हो रही है। तो पहला कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन देखिए। She supplied a package consisting of stapler, calculator, charger at a single price of 300. रेट ऑफ जीएसटी स्टेपलर कैलकुलेटर चार्जर का 5, 12, 18% था। कहीं आपको ये रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं क्या ये कंपोजिट है कि मिक्स है? और ये क्यों पूछने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि जो भी सप्लाई होगा रेट उसके हिसाब से लगेगा। अगर कंपोजिट सप्लाई होता है तो दोस्तों रेट लगता है कौन सा वाला बोलो, सेक्शन 8 के मुताबिक कौन सा? प्रिंसिपल रेट। और अगर मिक्स सप्लाई होता है तो हाईएस्ट रेट जो होता है वो लगता है। शी वॉन्ट्स टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी, मतलब कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहती है, ये उसकी चाहत बता रहे हैं। शी रिसीव द फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। अब मई के महीने में कुछ पेमेंट मिले तो ये उसकी जानकारी हो गई। दिस इज द सेकेंड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। earned 1,60,000 by performing a western music in a cultural event at a resort। तो रिजॉर्ट में एक कल्चरल इवेंट में वेस्टर्न म्यूजिक पे उसने कुछ परफॉर्मेंस दी और 1,60,000 अर्न किया। नंबर 2, earn 50,000 by providing services by way of renting of residential dwelling for use as boutique। तो उसने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को किराए पे दिया जिससे किराया मिला 50,000, पर वो किस पर्पस के लिए दिया था? बुटीक रन करने के लिए, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए हो गया। और तीसरा, रिसीव्ड 70,000 बाय वे ऑफ रेंट फॉर लेटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी। एग्रो मशीनरी किराए पे देने के लिए 70,000 रुपए किराया मिला। ठीक, तो ये तीन इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये सेकेंड कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। पहली कैटेगरी कंपोजिट मिक्स की लेके हो गई। दूसरी कैटेगरी हो गई ये मोस्टली टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के बीच की लड़ाई है। तीसरा कैटेगरी, मिस रिया ऑल्सो मेड अ सप्लाई ड्यूरिंग जून, डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। तो कुछ डिटेल्स दी हुई है उसके सप्लाई की। थर्ड कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन, बेसिक प्राइस प्रोडक्ट का बिफोर टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज 45,000। तो 45,000 प्रोडक्ट का बेसिक प्राइस है। उसके बाद टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट दिया हुआ है 2500, मतलब उसमें आपने टीसीएस कलेक्ट किया 2500 का। And next she received a subsidy of 3,500 from Green Foundation Private Limited for use of green energy and subsidy was linked to saving energy। तो 3500 रुपए की सब्सिडी मिली। करेक्ट, वो किससे मिली? ग्रीन फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड से मिली फॉर यूज ऑफ ग्रीन एनर्जी, और सब्सिडी लिंक था सेविंग एनर्जी को लेके। मतलब ये वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड एक एरिया हो गया जो दिया हुआ है। मिस रिया प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसीप्ट ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ड्यूरिंग जुलाई। अभी जुलाई में इनवर्ट सप्लाई, मतलब ये फोर्थ कैटेगरी हो गया जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। रिसीव्ड इनवॉइस फॉर गुड्स हैविंग जीएसटी कंपोनेंट 30,000। गुड्स वर टू बी डिलीवर्ड इन 5 लॉट्स, मतलब गुड्स किस में जाने थे? 5 लॉट्स में देने थे, मतलब ये लॉट का केस हो गया। आउट ऑफ ए 3 लॉट्स वर रिसीव्ड इन द करेंट मंथ। वो 5 में से 3 लॉट मतलब जुलाई में मिल गए थे, ये बताने की कोशिश कर रहा है। Purchased a car having GST component 1,50,000 for usage in driving school। ड्राइविंग स्कूल ओन्ड बाय हर। तो एक कार खरीदा गया जिसपे जीएसटी था 150 का, और वो उसके लिए है, उसकी खुद की ड्राइविंग स्कूल के लिए जिसकी ओनर वो खुद है। एंड अवेल्ड अ हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस फॉर एम्प्लॉयज ऑन हर ओन एंड पेड जीएसटी ऑफ 7,000। तो अपने एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस कराया और उसमें जीएसटी कंपोनेंट दिया 7,000। मतलब ये मोस्टली आईटीसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई। तो ये सब कैटेगरीज हैं। ऑल द अमाउंट गिवन वही एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है। ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई है। नेसेसरी फॉर आईटीसी की कंडीशंस पूरी हो चुकी है। ऐसा करके इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अभी आपको क्या करना है? आपको एक तरीके से अब आना है सीधा एमसीक्यूज पे। तो देखिए क्या सवाल है। नंबर 1, व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ सप्लाई एंड द एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी फॉर सप्लाई ऑफ पैकेज मेड बाय मिस रिया वेदर when not registered under composition scheme। अगर वो composition scheme में registered नहीं है
अच्छा, शी वॉन्ट्स टू ऑफर कंपोजिशन लेवी, ये भी एक इंफॉर्मेशन है ना, इसको भी आप एक कैटेगरी बना सकते हो। मान लो इसको अपन बना लेते हैं कौन सी कैटेगरी, इसको बना देते हैं पांचवी कैटेगरी कि वो कंपोजिशन लेवी लेना चाहती है। चलो, अब अगर वो ये सब इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या दे रहा है, स्टेपलर, कैलकुलेटर, चार्जर, अब ये तीन चीजें दे रहा है, क्या इसमें बताओ, इसमें मेन कोई है क्या, मेन एलिमेंट, मेन सप्लाई? मेन सप्लाई तो कोई दिख नहीं रहा है। तो जब कोई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है तो 274 और 230 का मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, तो दिस इज अ केस ऑफ अ मिक्स सप्लाई, जहां पे आप क्या कर रहे हो, आर्टिफिशियली बंडल कर रहे हो। दिस इज नॉट नेचुरली बंडल दोस्तों। और जब कोई चीज नेचुरली बंडल नहीं होती तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या होती है, वो आर्टिफिशियली बंडल होती है। और जब कोई चीज आर्टिफिशियली बंडल्ड होती है तो इसका मतलब उसका सिनेरियो क्या होता है कि वो आर्टिफिशियली है तो नेचुरल नहीं है, यानी मिक्स सप्लाई है। और मिक्स सप्लाई पे टैक्स का रेट क्या लगता है, आपको याद नहीं आ रहा, सेक्शन 8 क्या बोलता था दोस्तों, सेक्शन 8 अपने को सीधा सीधा ये बात बताता था कि भैया अगर कोई चीज कंपोजिट होती है या मिक्स सप्लाई होती है तो मिक्स सप्लाई को क्या माना जाता है। देखिए सेक्शन 8, a mixed supply comprising of two or more supplies shall be treated as supply of that particular supply which attracts highest rate of GST। यही तो सेक्शन 8 बोलता था। तो इस पे हाईएस्ट रेट कितना है, हाईएस्ट रेट 18% है। तो इसे क्या किया जाएगा, एक तरीके से मिक्स सप्लाई माना जाएगा जिसपे जीएसटी का रेट कितना रहना चाहिए, 18%, जो हाईएस्ट है वो रेट लेना चाहिए। तो ऑप्शन क्या पूछ रहा है, क्या ये कंपोजिट सप्लाई है और जीएसटी का रेट 12% लगेगा, ना जी ना। क्या ये मिक्स सप्लाई है विद एप्लीकेबल रेट 18%, जी हाँ, यही लग रहा है इसका सही जवाब। कंपोजिट सप्लाई तो ये है नहीं, ऑप्शन डी मिक्स सप्लाई जिसपे जीएसटी का रेट 12%, ना जी, हाईएस्ट रेट लगता है तो 18% का रेट लगेगा। तो ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट कैटेगरी को यूज करते हुए हमने इसका जवाब दिया। अगला सवाल, मिस रिया कैन opt for composition scheme if she does not undertake the supply of, यानी मिस रिया कंपोजिशन स्कीम, जो एक इंफॉर्मेशन दी थी ना अपनी कि वो कंपोजिशन लेवी लेना चाहती है, तो ये पूछ रहा है मिस रिया कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकती है इफ शी डज नॉट अंडरटेक द सप्लाई ऑफ, इनमें से क्या चीज का काम ना करे, एरेटेड वाटर, टोबैको, पान मसाला, मिल्क। तो दोस्तों याद करो, कंपोजिशन लेवी में आप कोई भी बिजनेस हो वो कंपोजिशन लेवी ऑप्ट कर सकता है, बस उसे 4 चीजों का मैन्युफैक्चरर नहीं होना पड़ता था। वो 4 चीजें कौन कौन सी थी, आइसक्रीम, टोबैको, पान मसाला और एरेटेड वाटर। मतलब ये 4 चीज के अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप डिस्क्वालिफाइड है कंपोजिशन स्कीम से। डू यू रिमेम्बर, क्या ये 4 चीजें आपको पता है? देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स, उसमें क्या है, मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको एंड एरेटेड वाटर। ये 4 के आपको मैन्युफैक्चरर्स नहीं रहना है, ये लोग कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। तो इस केस में भैया एरेटेड वाटर कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम इफ शी डज नॉट अंडरटेक, सवाल ध्यान से पढ़ो, शी डज नॉट अंडरटेक, उसे क्या चीज का काम नहीं करना, एरेटेड वाटर का काम नहीं करना, जी हाँ। क्या टोबैको का काम नहीं करना, जी हाँ। क्या पान मसाला का काम नहीं करना, जी हाँ। मिल्क, मिल्क एक तरीके का एग्जेम्प्ट सप्लाई है लेकिन वो यहाँ इस नोटिफाइड गुड्स में तो नहीं है ना, मतलब ये 3 का काम नहीं करना। अगर वो ये 3 का काम नहीं करेगी तो वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकती है। तो वो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों अपना, वो है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 3 काम अगर वो नहीं करेगी तो शी कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम प्रोवाइडेड अदर कंडीशन जो है वो फुलफिल हो। तीसरा, आउट ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड बाय मिस रिया इन द मंथ ऑफ मे, एग्जेम्प्ट सप्लाई कितना है। अब जो मई में उसको पेमेंट मिले तो मई में पहले क्या क्या मिला, वो इन्फॉर्मेशन ये है। देखिए मंथ ऑफ मे, तो मई में ये सेकेंड कैटेगरी जो हमने डाला था, अब उसे 3 चीजें मिल रही थी। 1,60,000 मिला बाय परफॉर्मिंग वेस्टर्न म्यूजिक इन कल्चरल इवेंट एट अ रिजॉर्ट। पहली बात तो ध्यान रखिए, जो भी आर्टिस्ट को मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट अप टू 1,50,000। लेकिन वो परफॉर्मेंस कौन सी होनी चाहिए दोस्तों, वो परफॉर्मेंस होनी चाहिए कौन सी, वो परफॉर्मेंस होनी चाहिए फोक या क्लासिकल आर्ट की। वो परफॉर्मेंस किसकी होनी चाहिए, वो परफॉर्मेंस होनी चाहिए बाय वे ऑफ फोक और क्लासिकल आर्ट। तो वो अगर 1.5 लाख तक रहता है तो एग्जेम्प्ट है। हाउएवर कोई भी दूसरे फॉर्म पे होता है, जैसे कि वेस्टर्न म्यूजिक हो, जैसे कि डांस हो, थिएटर हो, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टर इन फिल्म, टीवी सीरियल, ये टैक्सेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। तो इस केस में तो पहली बात तो अमाउंट भी 1.5 लाख से ज्यादा है, और दूसरी बात वो जो परफॉर्मेंस भी हो रहा है वो क्या दे रहा है, वेस्टर्न म्यूजिक। तो वेस्टर्न म्यूजिक वैसे ही परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट वाले कैटेगरी में नहीं आ रहा, तो ये तो वैसे ही टैक्सेबल है।
ये वैसे ही टैक्सेबल होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। तो यहाँ पे 160 का कोई यूज ही नहीं है। हाउएवर ये अगर ये नॉर्मल परफॉर्मेंस भी होता तो भी 150 तक ही एग्जेम्प्ट रहता था, अगर 160 करते तो ये वैसे भी टैक्सेबल होना है। तो दिस 160 इज एंटायरली टैक्सेबल। दूसरा, earned 50,000 by providing services by way of renting of residential dwelling for use as boutique। अगेन आपको ध्यान हो तो रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस आप रेसिडेंशियल यूज के लिए अगर देते हैं तो जो रेंट मिलता है वो एक तरीके का एग्जेम्प्ट सप्लाई होता है। देखिए, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस। तो ये चीज का अगर आप काम करते हैं, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या, यूज क्या होना चाहिए, रेसिडेंस यूज होना चाहिए, तो ही वो एग्जेम्प्ट है। यानी अगर आपने उसे बिजनेस पर्पस के लिए दे दिया फिर तो वो एग्जेम्प्ट ही नहीं है दोस्तों, और अगर एग्जेम्प्ट नहीं है तो जीएसटी लेवी हो जाता है ना। तो इन दिस केस यहाँ पे आपने बुटीक के लिए दिया, मतलब बिजनेस पर्पस हो गया, तो ये भी एग्जेम्पशन का सवाल ही नहीं है, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। करेक्ट, दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल। ठीक उसी प्रकार से तीसरी चीज, 70,000 बाय वे ऑफ रेंट फॉर लेटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी। एग्रो मशीन जब आप किराए में देते हो, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस होता है, और जो एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस होता है, तो ये देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विस में क्या एग्जेम्पशन मिलती है, उसमें हमने देखा था कि भैया क्या एग्जेम्पशन में एक एग्जेम्पशन है, एनी रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड विथ और विदाउट ए स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज। यानी ये काम अगर आप कर रहे हैं तो ये क्या है, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई, इस पे जीएसटी लेवी नहीं होता। तो एक तरीके से ये ही एग्जेम्प्ट है। तो 160 और 50 टैक्सेबल है और 70,000 एग्जेम्प्ट है। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, आउट ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड बाय मिस रिया कितना एग्जेम्प्ट है। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई तो दोस्तों अपना कितना आ रहा था, केवल वो आखिरी वाला रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी वाला 70,000। दिस इज ओनली द करेक्ट आंसर। अगला, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई को लेके सवाल है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में देखो ये क्या बोल रहा है, 45,000 मिला किस चीज का लेके, बेसिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है। उसके बाद उसमें टीसीएस है। याद करो, अमॉन्ग द वेरियस थिंग्स इंक्लूजन सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी लॉ, जो कई चीजें इंक्लूड होती है उसमें एक क्या होता है दोस्तों, एनी टैक्स ड्यूटी सेस फी। हाउएवर टीसीएस को एक अलग से टैक्स नहीं माना गया, वो तो इनकम टैक्स का ही एक पार्ट होता है। तो जो बिल में टीसीएस आप चार्ज करते हैं वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का हिस्सा नहीं बनता है सेक्शन 15 के मुताबिक। करेक्ट, अगर आपको क्लोजली चीजें रिकॉल हो रही हो तो ध्यान रखिए, यही चीज हमने देखी भी थी वैल्यू ऑफ सप्लाई में। देखिए, टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट इंक्लूडेबल इन टैक्सेबल वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते वक्त हम ये चीज को कंसिडर नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूडेबल। तो इसलिए भले ही सेलर ने 45,000 के ऊपर 2,500 और दिया होगा आपसे, लेकिन जीएसटी उस 2,500 पे नहीं लगेगा, केवल 45,000 पे लगेगा। अगला, शी रिसीव्ड अ सब्सिडी ऑफ 3,500 फ्रॉम ग्रीन फाउंडेशन। सब्सिडी कब इंक्लूड होता है कब नहीं होता है, तो सब्सिडी को लेके हमारा आखिरी पॉइंट था 15(2)E। वो क्या बोलता था, देखो सब्सिडी इज, सब्सिडी के बारे में पहले, सब्सिडी द सम ऑफ मनी गिवन टू कीप द प्राइस ऑफ सर्विस और कमोडिटी लो। इफ द सब्सिडी इज गिवन बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, द लोअर प्राइस आफ्टर एडजस्टिंग द सब्सिडी इज द वैल्यू। मतलब सब्सिडी तब लेस होता है। If the subsidy is given by person or entity other than state government, central government, it does not lower the value। इसका मतलब अगर स्टेट और सेंट्रल के अलावा कोई देता है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिड्यूस नहीं होगा। सब्सिडी इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द सप्लायर हु रिसीव द सब्सिडी एंड मस्ट बी नोटेड दैट ओनली सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड to the price of goods service are added to value blanket। Subsidy donation received are not includable in the वैल्यू। तो इस केस में उसे सब्सिडी मिला 3500 का फ्रॉम ग्रीन फाउंडेशन फॉर यूज ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड सब्सिडी वाज लिंक्ड टू द सेविंग एनर्जी। तो ये जो सब्सिडी मिला, ये भले ही उसे सब्सिडी मिला लेकिन ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में काउंटिंग के में रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये किससे मिल रहा है, ग्रीन फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड से मिल रहा है। और ऊपर जो बेसिक प्राइस है, मतलब ये तो ग्रॉस प्राइस हो गया ना। अब ये ग्रॉस प्राइस में जो उसे सब्सिडी मिलता था, एक्चुअल में प्राइस उसे मिला होगा 45,000 में से 3,500 कम,
लेकिन ये क्योंकि गवर्नमेंट से मिल नहीं रहा इसलिए लेस होगा नहीं, इसलिए वापस एड बैक हो जाता। और जब वापस एड बैक करोगे तो वापस हम 45,000 पे ही पहुंच जाएंगे ना दोस्तों। तो इवेंचुअली अभी जो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई तो वही 45,000 ही रहेगा, क्योंकि वो सब्सिडी को हम माइनस होने देंगे ही नहीं। तो एक्चुअल प्राइस जो कस्टमर से मिलेगा वो 3,500 कम मिलेगा, लेकिन क्योंकि वो लेस होना नहीं है तो वो 3,500 वापस जोड़ के हम जीएसटी पूरे 45,000 पे ही लेने वाले हैं। तो ये फोर्थ कैटेगरी का जवाब हो गया। आखिरी, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम बाय रिया। अब आईटीसी को लेके इंफॉर्मेशन क्या थी, आईटीसी को लेके अगर हम पढ़े तो 3 प्रकार के आईटीसी थे। पहला लॉट्स, जब भी गुड्स लॉट्स में मिलते हैं तो आप जानते हो उसका आईटीसी कब मिलता है, आईटीसी जब लास्ट लॉट आपको मिलता है उस टाइम पे आप आईटीसी क्लेम करते हैं। तो इस केस में तो आईटीसी मिलने से रहा, इसका आईटीसी डिनाइड है। इसका आईटीसी क्या है दोस्तों, इसका आईटीसी आपको पूरी तरीके से क्या मिलने वाला है, डिनाइड मिलने वाला है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा, परचेज द कार हैविंग क्या चीज, जीएसटी कंपोनेंट ऑफ 150 फॉर यूसेज इन ड्राइविंग स्कूल ओन बाय हर। तो जो कार आपने लिया वो कार के केस में हमने क्या देखा था, कार जब आप लेते हैं दोस्तों तो बात बड़ी साफ हो जाती, कार का आईटीसी ब्लॉक होता है, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है, उन्हीं में से एक क्या है, ड्राइविंग स्कूल। यानी अगर आपने वो कार किस पर्पस के लिए लिया है, ड्राइविंग स्कूल, मोटर व्हीकल में एक्सेप्शन देखिए, मेकिंग और सप्लाइंग, मेकिंग और सप्लाइंग क्या बोल रहा है देखो, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल, ये सब क्या है, फॉलोइंग एलिजिबल पर्पस, इनएलिजिबल मोटर व्हीकल व्हेन यूज्ड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। तो ये क्या है, इसमें क्रेडिट अलाउ हो जाएगा आपका, तो ये ब्लॉक नहीं होंगे, और ब्लॉक नहीं होंगे एक्सेप्शन से। तो इसका मतलब इसका आईटीसी क्या होगा आपको, इसका आईटीसी आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा। और तीसरा, अवेल्ड हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस, तो हेल्थ इंश्योरेंस की जो भी सर्विस लेते हो दोस्तों, ये भी पूरी तरीके से आईटीसी के अंदर 17(5) के अंदर आपको ब्लॉक मिलता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस का सर्विस भी पूरी तरीके से देखिए, हेल्थ सर्विसेज ये क्या है, ये भी ब्लॉक क्रेडिट में। तो ब्लॉक क्रेडिट में तो इसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलने वाला, तो केवल एक ही आईटीसी मिलेगा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो कौन सा वाला आईटीसी रहेगा, वो रहेगा 1,50,000 वाला आईटीसी। करेक्ट। तो ये हमारा ओवरऑल एरिया फॉर डिस्कशन है of the case scenario 7. Thank you.